हेलो है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट आप लोगों के साथ कनेक्ट हुए हैं। और आप सभी लोगों को सबसे पहले तो इनके बारे में बता देता हूँ कि ये अभी खुद आरआरबी पीओ में वर्किंग में है। इनका नाम बरसा इंदौरिया है। और आप सभी लोग कहीं ना कहीं एग्जाम नजदीक है तो परेशान थे कि सर कैसे तैयारी करें, लास्ट टाइम समझ में नहीं आ रहा, रिवीजन कैसे करें, मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आरआरबी पीओ में जो वर्किंग में है उनसे ही आप सभी लोगों को बातचीत करा देता हूँ। तो सबसे पहले वर्षा जी, आपका बहुत अच्छा वेलकम करता हूँ। और आप सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पर थैंक यू सो मच। देखेंगे, ध्यान से सुनना एक एक बात को, क्योंकि बहुत कीमती बात होती है। इंपॉर्टेंट टाइम आप लोग मुझे दे रहे हैं तो यहाँ पर बहुत ही फ्रूटफुल चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो आप अपने बारे में बताइए वर्षा जी। सर एक्चुअली माय नेम इज वर्षा इंदौरिया एंड आई एम फ्रॉम हिसार एंड रिसेंटली जो 1 जनवरी को रिजल्ट आया था आरआरबी पीओ का, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है एंड मेरा आईबीपीएस क्लर्क भी क्रैक हुआ है एंड आरआरबी क्लर्क में मेरा रिजर्व लिस्ट में नाम है। तो अ, अभी मेरा यूट्यूब पर चैनल भी बनाया है मैंने, क्योंकि स्टूडेंट्स को जैसे किसी का सिलेक्शन होता है ना, तो सारे के सारे पूछने लग जाते हैं मैम कैसे आपका सिलेक्शन हुआ, आपने कहाँ से स्ट्रेटेजी करी, कहाँ से कैसे स्टडी करी, सारी चीजें होती है। तो मेरे को लगा कि इतने ज्यादा सबके डाउट्स आ रहे हैं तो मुझे क्यों ना उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो मैंने उनकी गाइडेंस के लिए खुद का एक यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जहाँ से मतलब मैं अपनी जो रियल स्टोरी है, जो ग्राउंड लेवल स्टोरी होती है हर चीज की, हर सब्जेक्ट की, हम क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करते हैं, उनसे कैसे सोल्यूशन निकलता है, वो सारा मैंने शेयर किया हुआ है। तो उस अकॉर्डिंग सर बस ओके। फिलहाल यही चल रहा है, जॉब चल रही है एंड गाइडेंस चल रहा है, बस यही। अच्छा अच्छा। तो कैसी जॉब चल हाँ रही है? जी मजा आ रहा है जॉब में? सर, अच्छी चीज है। हाँ ओके जी सर, अच्छा लग रहा है। ओके। तो अभी क्या ना कि एग्जाम बहुत नजदीक है तो थोड़ा सा प्री पे फोकस करेंगे। कि लास्ट टाइम क्या हाँ जी करना सर। चाहिए। अभी बहुत ज्यादा कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहा है कि कॉन्ट समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि ये अभी डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे ही चलते हैं क्योंकि टाइम कम भी है और आपको भी ब्रांच जाना होगा। हाँ तो जी सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कॉन्ट को किस तरीके से तैयार करें। और अभी तो इतना टाइम नहीं रह गया, लेकिन लास्ट टाइम क्या करना चाहिए कि जिससे हमारे कॉन्ट में स्कोर बढ़े। सर क्वांट के लिए मैं ये सजेशन देना चाहूंगी कि अभी तो स्पेशल कुछ प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। बस मॉक पे मॉक से जितने ज्यादा हो सके हमें मॉक लगाने चाहिए। एंड यूं नहीं कह रही मैं कि एक दिन में आप बहुत सारे मॉक लगाओ। अगर आप एक मॉक लगाते हो उसको भी इतना अच्छे से एनालाइज करो कि अगर आपका दूसरा मॉक जो होता है वो पहले वाले से इम्प्रूव हो। ऐसा ना हो कि दूसरे वाले में और ज्यादा मतलब स्कोर कम आए। और क्वांट को क्या कहते हैं, टैकल करने की सबसे अच्छी अप्रोच ये रहती है कि उसमें जो स्टार्टिंग के कुछ पोर्शन होते हैं हम उन पर फोकस करें, ना कि डायरेक्ट हम डीआई पर जाए। जैसे सबसे पहले हम क्या पिक कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन। देन उसके बाद जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है वो पिक कर सकते हैं। उसके बाद नंबर सीरीज। एंड इन सब में भी हमें ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती है कि अगर इनके 5 क्वेश्चंस आए हैं तो जरूरी नहीं है कि मैं 5 के 5 अटेम्प्ट करने हैं, 10 के 10 अटेम्प्ट करने हैं। उनमें एक तो एग्जामिनर फंसाने के लिए जरूर देगा। तो हमें उस चीज को ध्यान रखना होगा कौन सा क्वेश्चन उन्हें फंसाने के लिए दिया, कौन सा टैकल करने लायक है। तो उन चीजों को हमें समझना होगा। उस मतलब जो वो जाल होता है उससे हमें निकल कर उस हिसाब से चलना होगा। तो सबसे राइट। पहले सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और ये हो गए जैसे मिसिंग सीरीज या नंबर सीरीज, ये सब हो गया। उसके बाद क्वालिटी की क्वेश्चन हो गई। जब ये 4 5 चीजें जो होती है वो सोल्व हो जाती है, उसके बाद हमें देखना चाहिए कि कौन सी डीआई हम कर सकते हैं। जैसे 2 डीआई या 3 डीआई आती है, तो उनमें हमें पहले ये देखना होगा कौन सी इजी लेवल की है जो देखते ही जल्दी से बन जाएगी। तो उसको सोल्व करने के बाद देन थोड़ी सी जो मॉडरेट लेवल की होगी हमें उसको सोल्व करना है। देन उसके बाद आपको अगर लगता है कि 3rd डीआई जो आई है अगर वो बहुत ज्यादा टफ आई हुई है, तो उसको अटेम्प्ट करने की जगह आपको अर्थमेटिक सेक्शन की तरफ मूव ऑन कर देना चाहिए। अर्थमेटिक में भी मैं ये नहीं कहूंगी आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको बहुत जल्दी स्वाइप अप करके देखना है कौन से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे इजिली देखते ही, और कौन से में आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। जिनमें आपको लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, आप उनको देखते ही स्किप कर दो। और जो इजी से आपको लगते हैं उस पहले उनको टैकल करो, उनसे उनको सोल्व करो। देन उसके बाद जो जितना ही पोर्शन आपने छोड़ दिया है डीआई का, अर्थमेटिक का, जो भी आपको हल्का हल्का टफ लग रहा है, देन उसको सोल्व करो। तो इस अकॉर्डिंग क्वांट की अप्रोच अगर आप लगाते हो तो क्वांट में बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा।
ओके। तो अच्छा, मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या आपने कोई ऐसा टॉपिक छोड़ा था क्वांट में कि मुझे ये एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स देखने को मिलते हैं कि मैंने सर ये टॉपिक तैयार नहीं कर रहा हूँ, या मतलब इससे काफी टाइम वेस्ट हो सकता है मेरा। तो ऐसा कुछ आपने क्वांट में ऐसा कोई टॉपिक छोड़ा था क्या, कि आपने पूरा क्वांट का पूरा सिलेबस कंप्लीट किया था? क्वांट में सर जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, इनके जो बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं ना, जो कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो जाते हैं, सिर्फ उतना ही करना मेरे हिसाब से बेटर रहेगा। अगर किसी की अच्छे पहले से उस पर अच्छी कमांड है, देन वो उस पर और ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है, उस सिलेबस उस चीज को टॉपिक को कवर कर सकता है। अदरवाइज अगर उस पर अच्छी कमांड नहीं है तो मेरे अकॉर्डिंग उस टॉपिक को छोड़ देना चाहिए। अपना टाइम वेस्ट करने की उस पर नीड नहीं है। बिकॉज एग्जाम में भी उस पर कभी कभी ही क्वेश्चंस आते हैं, जरूरी नहीं है परमुटेशन कॉम्बिनेशन या प्रोबेबिलिटी पर हर बार उसमें से क्वेश्चंस आए। तो वो चीज इतनी ज्यादा नेसेसरी नहीं है। एंड आते भी तो थोड़े से इजी टाइप के आते हैं। एंड एक दो क्वेश्चंस और होते हैं जो मैं हमेशा स्किप कर कर आती थी, बट अभी रिसेंटली मेरे माइंड से निकल गया है। जी। मैं मेरे को बाद में याद आएगा, मैं बता दूंगी। तो वो ओके। चीज ऐसे। अच्छा। तो रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग वैसे मैं हाँ जी। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं वहां पर पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ। तो काफी लोगों की स्ट्रांग भी हो गई रीजनिंग। रीजनिंग को इतना सभी के मोस्टली कमेंट्स पॉइंट से लेकर थे, लेकिन फिर भी रीजनिंग पे बात करेंगे कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि पजल नहीं बनती है, तो कैसे मतलब उसको एग्जाम में किस तरीके से पजल देख के ही डर लगता है, तो किस तरीके से मैनेज करें, टाइम को कैसे मैनेज करें? सिर्फ पजल का मैं कहना चाहूंगी, पजल जो ऐसी चीज है जो एग्जाम में बहुत बुरी तरीके से पजल कर सकती है। अगर कई पजल एग्जाम में इस टाइप की आती है कि आपको देखने में लगेगा कि सिर्फ ये 2 से 3 लाइन की है और हमसे बहुत इजीली बन जाएगी। बट जब आप उनको बनाने चलोगे, आप इतनी बुरी तरीके से फंस जाओगे, उससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अंदर से ऐसा लगेगा कि नहीं यार, बहुत छोटी सी है, 2 मिनट में बन जाएगी, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। एंड जब आप उसमें कम से कम 5-10 मिनट लगा चुके हो, तब आपको रियलाइज होगा कि ये ट्रिकी थी, ये इजी नहीं थी, ये ट्रिकी थी। तो सबसे पहले राइट। मैं ये कहूंगी कि आपको वो चीज पहचाननी होगी। सबसे पहले पजल को फटाफट से रीड कर लो कि वो इजी दिख रही है या थोड़ी सी ट्रिकी दिख रही है। देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट उसमें टास्क ये होता है कि आपको एक एक लाइन पर ध्यान देके, एक बार में ही आप ध्यान देके अच्छे से पजल बनाओ। अगर आपने जल्दबाजी में पजल बनाई और थोड़ा सा भी डेटा मिस हो गया, लाइक आपने 82 को 28 लिख दिया, सिर्फ इतनी सी मिस्टेक से आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो आप राइट। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ो। ये नहीं कहूंगी कि बहुत आराम से सॉल्व करो, बट ध्यान से आराम से देख के अच्छे से उस चीज को लिखो, पजल बनाओ, इस तरीके से बनाओ कि एक बार में ही सही बन जाए, आपको इसमें मिस्टेक ना हो। तो आपका कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम बचेगा। एंड बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। जल्दी जल्दी में करते हो तो वो चीज बहुत ज्यादा फिर खराब हो जाएगी। एंड अगर आपको इसमें 4 से 5 पॉसिबिलिटी बनती है, उस पजल को वहीं छोड़ दो। या तो जल्दी अप्रोच दूसरी लगा सकते हो, फिर तो ठीक है। अदरवाइज उस पजल को वहीं की वहीं छोड़ देना चाहिए, वो ट्रिकी टाइप की पजल होती है। तो राइट। ये राइट। पजल का गेम बहुत अच्छे से पहचाना होगा। एंड उसके अलावा मैं एक सजेशन और देना चाहूंगी कि बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में कि 3-4 पजल आ जाती है, एंड हम टाइम बचाने के चक्कर में जो भी हमारे सामने आती है, हम डायरेक्ट उसी को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कि बहुत रॉन्ग अप्रोच है। हमें हमारे माइंड में एक बार पूरा पेपर रिव्यू कर लेना चाहिए कि कौन कौन सी पजल आई हुई है, और उसको अपने जो रफ शीट होती है उस पर एक बार नोट डाउन कर लेना चाहिए कि हाँ ये वाली पजल है, और हमें सबसे पहले कौन सी पिक करनी है। उसके बाद जो सबसे इजी लेवल की आपको लगती है, तो इजी लेवल वाली सबसे पहले पिक करनी है, उसके बाद मॉडरेट, देन हाई। अदरवाइज इतनी बुरी तरह फंस जाएंगे, पजल सच में पजल कर देंगी। राइट। राइट। तो यही इसके लिए मैंने प्रैक्टिस के लिए मैं टेलीग्राम ग्रुप में क्वेश्चन शेयर करता हूँ डेली। 40 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहते हैं, उसी तरीके के जिस तरीके से एग्जाम का पैटर्न रहता है। तो पैटर्न काफी रहते हेल्प हैं। भी मिल रही है स्टूडेंट्स को। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करिए जितना ज्यादा हो सकता है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे ये देखने को मिल रहा था काफी स्टूडेंट्स का, कि डीआई की एक्चुअल प्रैक्टिस कहाँ से करें, सोर्स नहीं मिल रहा है, मतलब डीआई के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, कहाँ? सर एक्चुअली ये प्रॉब्लम ना सबके साथ ही आती है कि जब हम स्टडी करते हैं पूरे मन से, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें डेली कंटेंट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। एक तो डेली कंटेंट, और डेली कंटेंट मिल भी जाता है तो उसमें ये दिक्कत आती है कि जो क्वालिटी कंटेंट है वो कहाँ से मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में हमें क्वालिटी चाहिए होती है। ऐसा नहीं हम कुछ भी सॉल्व डेली करके चले जाए। तो उसके लिए मैंने पर्सनली मैं सजेस्ट करना चाहूंगी, जैसे गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स आता है,
तो अगर आप वो परचेज करते हो, या फिर उसके आपको कहीं से फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं, लाइक टेलीग्राम पर या कहीं भी आपको फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं किसी भी तरीके से, या आप शेयरिंग में लेते हो, तो उसमें ये होता है कि आपको डेली टारगेट्स मिलते हैं। जैसे आरआरबी का एग्जाम आ रहा है, आरआरबी को लेकर आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, तो आपको वो सॉल्व करने होंगे। एंड बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी उन्होंने दे दिया, हर एग्जाम को लेके उससे रिलेटेड अलग अलग उन्होंने कंटेंट बनाए हुए हैं, तो वो चीज आप सोल्व कर सकते हो, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके ओके। राइट अप्रोच आपने बताया कि सोर्स क्या है। और एक हाँ जी। क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स की कमेंट से ही है कि मॉक टेस्ट में कभी 50 मार्क्स आ जाते हैं, स्कोर आ जाता है, या कभी 55 भी आ जाता है, लेकिन अभी जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है स्कोर घटता चला जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये आपके साथ भी होता था क्या? एक्चुअली सर दिक्कत ये होती है कि जैसे कई बार ये होता है कि हम हार्ड लेवल के मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करते हैं ये सोचकर कि एग्जाम हमारा अच्छा हो जाएगा। बट उन एग्जाम्स को मैं अच्छे से, उस मॉक को ना मैं अच्छे से एनालाइज करना होता है कि अगर हम कौन सी साइड से मॉक दे रहे हैं। जैसे कि कई लोग सोचते हैं कि एग्जाम हमारा अच्छा होगा अगर हम ओलिव बोर्ड के मॉक देंगे या प्रैक्टिस मॉक किया इस तरीके से। मैं उनकी बुराई नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट ये बता रही हूँ कि वो हार्ड लेवल के होते हैं, तो उस वजह से हमारा स्कोर थोड़ा सा डाउन आ जाता है। तो हमें उस चीज को देख के भी घबराना नहीं है, हमें उसमें परसेंटाइल चेक करनी है। अगर हमारी परसेंटाइल अच्छी आ रही है एंड हमारी रैंक अच्छी आ रही है, तो आप कैसा भी मौका दे, आपके कितने भी स्कोर कमाए, आपको उस चीज से डिमोटिवेट फील नहीं करना है। ये चीज मैं कहूंगी सर, रैंक पर ध्यान दो और परसेंटाइल पर ध्यान दो, दो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी मौका दो। राइट राइट। ये बहुत लोगों के मतलब ये काफी लोगों का दुख है ये। ऑलवेज कुछ पूछो कि किसी को कोई डाउट तो यही बोलते हैं कि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं। और फोकस करना चाहिए परसेंटाइल पे। एक्यूरेसी फोकस आपकी अच्छी करना। होना चाहिए और हाँ जी, हाँ मिस्टेक जी। कम हो, इस पे फोकस करना चाहिए। और एक चीज मैंने अब सर, जी बोलिए। हाँ सॉरी टू इंटरप्ट, एक चीज सर मैंने ये और नोटिस करी, इन दिनों मेरे पास भी काफी डाउट्स आ रहे हैं कि मैम जैसे हम हमारी इसमें स्पीड इंक्रीज नहीं हो पाती, या हमारे सिली मिस्टेक्स की वजह से, मतलब आरआरबी का एग्जाम मेरा टफ नहीं होता, बट सिली मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसके लिए मैं कहूंगी थोड़ा सा शांत होकर पेपर को टैकल करो। और मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स तो एक्चुअली आप अवॉइड अवॉइड कर ही सकते हो। अगर आप बहुत ज्यादा, जैसे मान लो वो चीज तो अलग हो जाती है कि आप किसी डीआई में फंस गए या पजल में फंस गए, उस वजह से आपका स्कोर कम हो गया। बट उसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिली मिस्टेक्स की वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है, तो उसमें मैं कहूंगी आपकी गलती है, उसमें आपको फोकस होकर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप उस चीज को बार बार अपने नोटबुक में नोट डाउन करते रहोगे कि हाँ इस बार मेरी 5 सिली मिस्टेक हुई, इस बार मेरी 6 हुई, इस बार ऐसे हुई, धीरे धीरे उसको जब आप लिख के रिड्यूस करोगे ना, तो वो चीज माइंड में टैकल हो, माइंड में ट्रिक हो जाएगी कि हाँ ये चीज हमें अगली बार से ध्यान रखनी है, तो इसलिए राइट। मिस्टेक्स नहीं करनी। ये हाँ जी सर। ये आपने काफी अच्छा पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। कभी कभी होता है क्या है कि बहुत जल्दबाजी में, प्रेशर में बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। बाद में स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जब हाँ मॉक जी। टेस्ट दे रहे थे तब ये पजल समझ में नहीं आया, और आफ्टर जब हाँ, मॉक टेस्ट के बाद बाद जब में बाद में समझ में आ गया। तो ये कहीं ना हाँ। कहीं ऐसे क्वेश्चंस बार बार मिल रहा था। अच्छा, तो थोड़ा सा मतलब रिवीजन कैसे करना चाहिए और मॉक टेस्ट कब तक देना चाहिए? जैसे किसी का 5 तारीख को एग्जाम है, तो कैसे मतलब मॉक टेस्ट कितना, अगर आज से देखा जाए तो 29 जुलाई, तो कब तक मॉक टेस्ट देना चाहिए, कैसे रिवीजन करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। 4 को तो नोक बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं, 3 को इवनिंग तक जितने लगा सको लगा लो। बट मैं ये भी नहीं कहूंगी कि आप डेली के 5 मोक लगाओ, 6 मोक लगाओ, ऐसा नहीं करना है। अगर आप सुबह एक मोक लगाते हो मॉर्निंग में, और एंड आपको उसको अच्छे से एनालाइज करना है कि ये मिस्टेक मुझे रिपीट नहीं करनी है, उसके बाद आप आफ्टरनून में एक मोक लगा लेते हो। आपको लगता है कि हाँ आपकी थोड़ी सी आपने इंक्रीज करी है, चीजें इंप्रूव करी है अच्छे से, वो मिस्टेक्स आपने नहीं करी है, देन उसको भी थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज करो कि इसमें मेरी कौन सी मिस्टेक्स हुई। देन इवनिंग में एक मॉक लगाओ, क्योंकि प्री का मॉक 45 मिनट्स का होता है, हम इजिली दिन में 3 मॉक तो दे ही सकते हैं। यस। तो इवनिंग में उस चीज को प्रॉपर एनालाइज करो कि आप, हमने जो पिछले 2 मॉक में गलती करी थी वो हम इसमें ना करें। सेम स्ट्रेटेजी 4 तारीख तक 3 तारीख तक फॉलो कर सकते हैं बहुत अच्छे से। उससे आपके बहुत सारा इंप्रूवमेंट होगी। ज्यादा मॉक राइट नहीं लगाने, बट जितने लगाने उनमें इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट करते जाना। राइट राइट। तो 4 तारीख है आपके लिए, ठीक है, आप अपने आप को थोड़ा सा मतलब मॉक टेस्ट से बचा के रखें, क्योंकि बहुत से मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं एग्जाम तक
जब तक मतलब एग्जाम स्टार्ट होने से पहले मॉक टेस्ट देते रहते हैं, तो उससे अगर मतलब कहीं ना कहीं नंबर ठीक आ गए तो सही है, अगर नंबर थोड़ा बहुत स्कोर कम हुआ तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा टाइम आपके पास कम है, इसलिए मैं थोड़ा मेंस पे आ रहा हूँ, क्योंकि एक मेंस के रिगार्डिंग भी कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन टाइम कभी रहेगा तो मेंस के लिए अलग से स्ट्रेटजी पे वीडियो बना लेंगे। अभी कुछ लोग एक क्वेश्चंस कर रहे थे, जैसे कंप्यूटर नॉलेज हो गया और हिंदी लैंग्वेज हो गया, इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, इसके लिए सोर्स क्या है, कैसे तैयार सर कर। कंप्यूटर के लिए मैंने जैसे मेरे चैनल पर मैंने, जैसे मेरे चैनल का नाम है वर्षा इंदौरी RRBPO, तो उसमें जो प्लेलिस्ट का सेक्शन है उसमें मैंने बैंकिंग स्ट्रेटेजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई हुई प्रॉपर। तो उसमें हर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, ऐसा नहीं कि 2 मिनट 3 मिनट की बना दी कुछ भी। तो उसमें ही मैंने कंप्यूटर के रिगार्डिंग एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है कि आप, अगर आप बिल्कुल कंप्यूटर में जीरो हैं, तो मेंस के एग्जाम तक आप कंप्यूटर को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और बहुत अच्छे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, एक ओवरऑल में बता देती हूँ। एक मैंने वहाँ ऐप सजेस्ट करी है कोचिफाई नाम से। उस ऐप में सारी चीजें हैं जो एग्जाम में आती है ना, मेरे एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से फंसे थे, तो मुझे वो ऐप काफी काफी अच्छी लगी। एंड उसके अलावा आपको क्या करना है, उस ऐप से पढ़ने के अलावा जो बहुत सारे PDF आते हैं, उनमें से आप डेली क्विज लगाओ, प्रैक्टिस करो। तो ये चीजें आप करते जब जाओगे ना, तो धीरे धीरे आपका कंप्यूटर अपने आप ही इम्प्रूव हो जाएगा। कंप्यूटर इतना ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। बट आपको वो चीजें माइंड में रिटेन करना जरूरी है बस। तो ओके। कंप्यूटर इस तरीके से हो जाएगा। हिंदी के लिए मैं कहूंगी कि हिंदी के लिए बहुत कम हमारे पास सोर्स अवेलेबल होता है, कि हम बहुत ज्यादा PDF सर्च करते हैं हिंदी के रिगार्डिंग, कुछ मिल जाए कुछ मिल जाए, बट वो मिलता ही नहीं है। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी आई थी। फिर देन मैंने तो इंग्लिश पर स्विच कर दिया था, इंग्लिश का सही लगा मुझे। बट हिंदी के लिए मैं कहूंगी कि आप सेक्शनल मॉक लगा सकते हो, या फिर मॉक टेस्ट से ही आप हिंदी की प्रैक्टिस करो, बिकॉज हिंदी इतनी ज्यादा टफ नहीं आती। तो मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि हिंदी का पैटर्न क्या है और उसको किस तरीके से सोल्व करना है। तो ज्यादा से ज्यादा क्विज, सेक्शनल मॉक और मॉक टेस्ट लगा कर आप हिंदी को कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आपने कंप्यूटर के लिए कौन सा ऐप बताया, थोड़ा सा मुझे एक बार डिटेल में, मतलब क्या बोला सर आपने। कोचिफाई, कोचिफाई नाम से एक ऐप है। तो ओके वहां ओके। पर 10 to 50 रुपीज के बीच में कोई मतलब एक वो है कंप्यूटर की PDF, तो वो परचेज करनी होती है। तो अगर एक पर्सन भी परचेज कर सकता है तो वो काफी लोगों में शेयर कर सकता है, ऐसा कुछ है सिस्टम उसका। तो वो चीज ना सही रहती है, उसमें काफी रेलिवेंट PDF है और बहुत अच्छे से उसमें दिया हुआ है सारा कुछ, मतलब पढ़ने ओके में बोरिंग फील नहीं होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप से सब कुछ दिया हुआ ओके ओके। है। ठीक है, तो आपने वैसे ओवरऑल बहुत कुछ बता दिया है। अभी हाल फिलहाल प्री का एग्जाम है, उस पर फोकस करना चाहिए, थोड़ा मेंस के लिए हम अलग से डिस्कस कर लेंगे कभी स्ट्रेटजी पे। श्योर सर। तो आई थिंक आप सभी ने ध्यान से सुना ही होगा। लास्ट में क्या कहना चाहोगे स्टूडेंट्स को, किस तरीके से, क्योंकि उम्मीद काफी है स्टूडेंट्स को, और आप क्या बोलना चाहोगे लास्ट में स्टूडेंट्स को। मैं यही कहूंगी सर कि आपने जितनी भी प्रिपरेशन करी है बहुत अच्छी करी है। खुद पर विश्वास रखो कि हमने जितनी मेहनत करी है सब अच्छे से हो जाएगा। एंड अगर थोड़ी बहुत आपकी कमी रह गई है, देन अभी भी आपके पास 5 से 6 दिन है। तो मैंने जैसे बताया कि आप सुबह शाम मॉक को इम्प्रूव करते जाओ, पॉजिटिव सोच रखकर। ऐसा नहीं है कि थोड़े से दिन रह गए अब हम कैसे करेंगे, अब तो हमारा कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये चीज बिल्कुल नहीं सोचनी है, दिमाग से निकाल दो। सब हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा, टेंशन ना लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। जैसे मॉक को इम्प्रूव करते जाओ जिस स्ट्रेटेजी से मैंने बताया। एंड एग्जाम से एक दिन पहले बिल्कुल खुद को रिलैक्स कर देना, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट डे जब एग्जाम होगा, उस दिन आपको क्या करना है, तो एग्जाम से कुछ टाइम पहले पहुंच जाना, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर नहीं पहुंचना है, थोड़ा सा आधा घंटा पहले पहुंच जाओ। एंड उसके बाद एग्जाम हॉल में हैंड डाउन करके बैठ जाओ। उससे क्या होगा, आपका माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स होगा। आप कहीं से भी ट्रैवल करके आ रहे हो तो आपको एंजाइटी नहीं होगी एकदम से कि हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा है या कुछ भी। तो आपका माइंड बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा। एग्जाम स्टार्ट होने से कुछ मिनट पहले पानी पियो, थोड़ा बहुत इधर उधर देखो, माइंड को रिलैक्स करो। एंड देन PC को देखकर, आप PC स्क्रीन को देखकर आपको ये सोचना है कि हम इस तरीके से करेंगे, हमें सिली मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं करनी है। एंड पूरा अपना फोकस लगाकर एग्जाम करना है। एंड अगर कहीं हम अटक भी जाते हैं तो हमें उस टाइम पर नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सर कुछ चीजों पे लोग अटक जाते हैं तो वो सोचते हैं कि अब हमारा पूरा एग्जाम बेकार हो गया।
तो ये राइट। चीज बिल्कुल नहीं सोचनी है। अगर अटक जाते हो तो भी आपको कॉन्फिडेंट रहना है, तो कोई बात नहीं, ये सेक्शन अगर नहीं हो पाया, मैं दूसरे सेक्शन पर बहुत अच्छे से वर्क करूंगा। तो उस हिसाब से सर करना होगा। एंड बहुत अच्छा एग्जाम होगा, किसी चीज की कोई टेंशन नहीं है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ओके ओके। तो ठीक है, काफी अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, और मैं स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि एकदम मस्त रहो और मॉक टेस्ट देते रहिए, इम्प्रूव हो जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस अपना फोकस करिए एग्जाम पे। और आई थिंक पूरा सब कुछ बता दिया है। अगर आपके जो भी कमेंट्स वगैरह हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपका रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपका बहुत थैंक यू बोलूंगा वर्षा जी। और सभी वेलकम सर। सभी ध्यान से सुने और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, टेक केयर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। एंड मैं आपको भी सर थैंक यू करना चाहूंगी, बिकॉज मैं इन दिनों इतना ज्यादा बिजी थी कि मुझे अंदर से खुद बुरा लग रहा था कि सबके एग्जाम्स आ रहे हैं एंड मैं उनके लिए वीडियोस नहीं ला पा रही हूँ। बट आपके थ्रू मैंने जो अपना मैसेज था वो मेरे को देने का मेरे को चांस मिला। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड से। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके।